नमस्कार दोस्तों, आज डेट 21 मई 2020 है। आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु इनॉग्रेट द न्यू रोड पासिंग फ्रॉम उत्तराखंड टू लिपुलेख। देखिए, ये लिपुलेख दर्रा जो उत्तराखंड स्टेट है उसको तिब्बत से जोड़ता है तथा जो मानसरोवर यात्री हैं वो इसी दर्रे का यूज करते हुए अपनी यात्रा को पूरा करते हैं। अभी जो बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्या किया है, उसने उत्तराखंड से लिपुलेख तक 80 किलोमीटर का जो रोड है उसका कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया है तथा इसको किसने इनोग्रेट किया है? इसको इनोग्रेट किया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने। इसका आंसर क्या है? बी। लेकिन ये अभी काफ़ी न्यूज़ में आ गया क्योंकि जैसे इन राजनाथ सिंह जी ने इसको इनोग्रेट किया तथा यह न्यूज़ में आया, नेपाल ने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस किया तथा उसने बोला कि इंडिया ने ऐसा करके जो नेपाल की सॉवरेनिटी है उसको वायलेशन किया, क्योंकि यह जो एक क्षेत्र है, देखिए एक्चुअली यहाँ पर है, ये वाला जो एरिया है ये लिपुलेख दर्रा है तथा नेपाल क्या मानता है? नेपाल मानता है कि यह जो क्षेत्र है यह नेपाल से बिलोंग करता है और इंडिया क्या मानता है? यह क्षेत्र हमसे बिलोंग करता है, यह विवादित क्षेत्र। लेकिन जो आज से पहले क्या था, पुराने समय में जो नेपाल की दूसरी गवर्नमेंट्स थी वो इसके ऊपर अपनी नाराज़गी तो जताते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने ऐसा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं जताया था। लेकिन अभी क्या है, अभी नेपाल में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है तथा जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो पूरी तरह चाइना के तरफ बैंड हुई है तथा जो इनकी जो नेपाल में जो अभी गवर्नमेंट है वो चाइना जो एनओए हैं वही हैंडल कर रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि जो केपी ओली हैं नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, उनकी गवर्नमेंट गिरने से बच गई क्योंकि वो उनके वहाँ इंटरनल जो पार्टी के अंदर ड्रिफ्ट आ गई थी। लेकिन जो चाइनीज एनओए है उन्होंने सभी नेताओं से बात की और सरकार को गिरने से बचा लिया था। आप सोच सकते हो कि जो चाइना की अभी नेपाल की पॉलिटिक्स में कितनी ज़्यादा पकड़ हो गई है। अभी चाइना के कहने पर नेपाल ने इस इशू को उठाया तथा उन्होंने बोला कि इससे इस रोड ने जो इनकी सोवरेनिटी है उसका वायलेशन किया है। इससे पहले क्या था, जो नेपाल था, नेपाल मानता था कि जो लिपुलेख का जो साउदर्न पार्ट था वही नेपाल से बिलोंग करता है। लेकिन अब नेपाल ने क्लेम किया कि जो पूरा का पूरा लिपुलेख का जो क्षेत्र है वो इसके क्षेत्र में आता, तथा अभी इसने अपना एक नया मैप भी रिलीज किया जिसमें जो इसके आसपास के काला पानी तथा कुछ दूसरे क्षेत्र हैं उनको अपने मैप में दर्शाया है, इसलिए ये न्यूज़ में। अब इससे क्या होगा, यह रोड बनाने से, देखिए इस रोड बनाने से सबसे पहले फ़ायदा तो ये है कि जो हमारे मानसरोवर तीर्थ यात्री हैं उनको अपनी यात्रा पूरा करने में अब काफ़ी कम समय लगेगा। अब दूसरा फ़ायदा क्या है, अगर इन केस ऑफ वार अगर लड़ाई होती है तो जो हमारे मिलिट्री सोल्जर्स हैं वो तथा जो व्हीकल्स हैं वो जल्द कम से कम समय में बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि यह जो रोड है ये बिल्कुल चाइना बॉर्डर तक गया हुआ है। अब आप थोड़ा देख लीजिए, जो मानसरोवर यात्री हैं, मानसरोवर तिब्बत में कहाँ है? यहीं पे है। जो मानसरोवर यात्री हैं वो 3 तरह से नेपाल अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहला है लिपुलेख दर्रे से होते हुए, यहाँ से होते हुए, इसको सबसे छोटा रास्ता माना जाता है। दूसरा है वो नेपाल में काठमांडू तक जाएंगे तथा उसके बाद तिब्बत से होते हुए अपनी यात्रा पूरे करेंगे। तथा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा और है, नाथुला दर्रा, जो सिक्किम से होते हुए जाता है। सिक्किम से होते हुए ये इनको नेपाल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा तिब्बत में चले जाएंगे और फिर अपनी यात्रा को मानसरोवर तक पूरा करेंगे। मानसरोवर जो लेक है यहाँ पे, जो कैलाश माउंट है उसके पास में एक मानसरोवर लेक है, उससे 3 प्रमुख नदियाँ बहती हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि उन नदियों के क्या नाम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेशन वर एक्सेप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन रोड। देखिए जैसे ये रोड बनाना है, ये काफ़ी न्यूज़ में हो रहा है, ये रोड बीआरओ ने जो बनाया है। इसके साथ साथ एक दूसरा क्वेश्चन आने की भी संभावना है कि एक कमेटी को गठित किया गया था 2015 में, उस कमेटी का क्या नाम था? उस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी किस पर? जो हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर एरिया, उसके ऊपर वहाँ पर कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। देखिए सबसे पहले तो इस कमेटी के बारे में जान लेते हैं। इस कमेटी का नाम था सख्तकर कमेटी। इसको तब के तत्कालीन जो रक्षा मंत्री थे मनोहर लाल पर्रिकर, इन्होंने 2015 में इसको फॉर्म किया था। और इसको किसकी अध्यक्षता में फॉर्म किया गया था? इनका नाम था रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीबी सख्तकर, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सख्तकर कमेटी बोला जाता है। इस कमेटी को नहीं मेनली बताना था कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज है उनकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, तथा जो हमारा एक्सपेंडिचर है ना, डिफेंस एक्सपेंडिचर, ये हम शुरू से ही क्या है, एक डिबेट का विषय रहा है, इसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है।
क्योंकि क्या हो रहा है, आप देखोगे हमारा जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना उसका पार्ट बहुत कम है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है कि आपने कुछ ऐसी चीज़ खरीद ली जो आपको आपके पास एक पूंजी की तरह है, जैसे कुछ हेलीकॉप्टर्स खरीद लिए, कुछ शिप्स खरीद ली, या कुछ आर्मी के लिए टैंक्स खरीद लिए, या आपने कहीं पे लैंड खरीद ली जिसका नहीं आप फ्यूचर में आप कुछ यूज़ कर रहे हो। इसके अलावा जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है? वो डे टू डे जो एक्सपेंशन होते हैं उनको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। जैसे किसी प्रोग्राम को हैंडल करने के लिए, या जो जवान होते हैं तथा अधिकारी होते हैं उनकी सैलरी देने के लिए जो एक्सपेंडिचर होता है, जो रिटायर्ड है, जो वेटरन है, उनकी पेंशन देने के लिए इत्यादि के लिए जो एक्सपेंडिचर होता है उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा बजट है ना उसका बहुत बड़ा हिस्सा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाता है, और जो हमारा कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है, जो हमारी कैपिटल है वो जुड़ नहीं पाती। इसलिए किसी भी देश को सशक्त होने के लिए जो उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका बढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए इस कमेटी को गठित किया गया था। इस जो कमेटी है इसने अपनी रिपोर्ट 21 दिसंबर 2016 को सौंप दी थी, तथा इसने लगभग 200 अनुशंसाएं की थी। इसमें एक मेजर जो इनकी रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है ना उसको जीडीपी का 3% तक बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ देखिए इसने अपनी जो रिकमेंडेशन दी थी वो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी दी थी। इसने क्या बोला था कि जो अभी क्या है, अभी हमारे देश में जो बॉर्डर के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको डेवलप करने के लिए, यानी उनमें रोड बनाने के लिए जिम्मेवारी किसकी है? वह बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन की। इसने क्या बोला, इस काम को नहीं हम आउटसोर्स कर सकते। आउटसोर्स का मतलब क्या है कि जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको यह काम दिया जा सकता है, यानी जो प्राइवेट प्लेयर हैं वो उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा इससे। अगर हम उनको देंगे तो उनके ऊपर एक टाइम लिमिट रख दी जाएगी तथा वो जल्दी से जल्दी इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस कमेटी ने बोला था कि जो रोड बनाने के लिए मॉडर्न कंस्ट्रक्शन प्लांट है उनका यूज किया जाना चाहिए। इक्विपमेंट एंड मॉडर्न इक्विपमेंट एंड मशीनरी का भी जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है? देखिए आपने सुना होगा कि जैसे चीन में कोविड-19 फैला था तो चीन ने नहीं है बहुत ही तेज़ी से अपने जो स्पेशल जो कोविड-19 हॉस्पिटल है उनको बनाने के लिए काम शुरू कर दिया था, तथा आपने सुना होगा 10 दिन के अंदर ही चाइना ने 1000 लोगों के लिए कोविड-19 हॉस्पिटल को बना दिया था, क्योंकि वो एक साथ ब्लॉक के ब्लॉक उठा कर लाते हैं। उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे वो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही करने के लिए इस कमेटी ने भी रिकमेंडेशन दिया था। आइए हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज़ आर सेलेक्टेड फॉर ई विद्या प्रोग्राम। देखिए सबसे पहले ई विद्या प्रोग्राम को जान लीजिए। ई विद्या प्रोग्राम क्या है? कोविड-19 ने जो ऑफलाइन कोचिंग है, स्कूल है, कॉलेजेस हैं, उनको बिल्कुल बंद करवा दिया, तथा इन फ्यूचर गवर्नमेंट को यह दिखाई दे रहा है कि अगर लॉकडाउन 4.0 खुल भी जाता है 31 मई के बाद भी, उसके काफ़ी समय बाद तक इन जो इंस्टीट्यूशन है इनका खोलना पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है। यानी कुछ समय हमें ऐसे ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम 2 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए सभी को स्कूल में बैठा सकें। और इसलिए गवर्नमेंट ने क्या है, जो उसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसकी तरफ ध्यान देना शुरू किया। अब इसने गवर्नमेंट ने ई विद्या प्रोग्राम को लॉन्च किया। इसके अनुसार क्या है, डीटीएच पर 12 डेडिकेटेड चैनल को लॉन्च किया जाएगा, और ये 12 चैनल होंगे क्लास 1 से लेकर 12 तक, तथा ईच क्लास के लिए एक डेडिकेटेड चैनल रहेगा, ताकि ऐसे बच्चे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास इंटरनेट सुविधा नहीं है, वे डीटीएच के द्वारा अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। इसके साथ साथ गवर्नमेंट देखिए कुछ बहुत ज़्यादा इनोवेटिव करना जा रही है। अभी जो आगे से जो बुक्स छपेंगे ना, उनके हर पेज पर, बुक्स के हर पेज पर एक क्यूआर कोड होगा, और उस क्यूआर कोड का क्या फ़ायदा होगा कि अगर कोई भी बच्चा उस पर्टिकुलर पेज के बारे में कुछ जानना चाहता है, उसके ऑनलाइन लेक्चर को देखना चाहता है, ऑनलाइन कंटेंट को एक्सेस करना चाहता है, तो वह दीक्षा पोर्टल पर जाएगा, तथा जो क्यूआर कोड है ना उसको जैसे ही वो स्कैन करेगा तो उसको नहीं है, उससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट होगा सभी उसके सामने आ जाएगा। यानी कोई भी कंटिन्यू बच्चे को गूगल पर जाकर सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे उसका काफ़ी समय बचेगा, तथा उसका जो पूरा का पूरा जो ध्यान है वो पढ़ाई में ही रहेगा। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि 100 जो टॉप यूनिवर्सिटी हैं उनको बोला कि आप ऑनलाइन कोर्सेज को 30 मई तक स्टार्ट कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप किसी भी तरह का कोर्स ऑनलाइन कोर्स शुरू करोगे तो। कितनी यूनिवर्सिटी को इसमें शामिल किया गया, सेलेक्ट किया गया, इनका नंबर है 100 यूनिवर्सिटीज। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन 73rd सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। जो WHO है
WHO के दो पार्ट होते हैं, एक होता है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ये इसका मेन पार्ट होता है, तथा दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड। अब इंडिया है ना, इंडिया को एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, उसका अध्यक्ष चुना गया। क्या चुना गया? अध्यक्ष, चेयरमैन चुना गया है। इसमें कितने मेंबर है? 34 मेंबर है। इसी के साथ ना जो 17-18 मई को, कितने, 17-18 मई को जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है उसका एक सेशन हुआ था। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में कितने मेंबर हैं? 194 मेंबर हैं। इसमें जो इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया, आपको ये बताना है। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उन्होंने रिप्रेजेंट किया। पीयूष गोयल जी क्या है? कॉमर्स मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र सिंह तोमर क्या है? ये आपको कमेंट करके बताना है। आपको बताना है कि भी इनके पास कौन सा विभाग है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फर्स्ट इंडियन बैंक टू एक्सेप्ट केवाईसी थ्रू वीडियो। देखिए केवाईसी क्या होता है? नो योर कस्टमर। जैसे बैंक है, बैंक में अगर आप अपना अकाउंट खुलाते होते या बैंक से कोई रिलेशन रखते हो तो बैंक अपने कस्टमर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन रहती है, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा कुछ अन्य इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है, तथा आपके साइन को फिजिकली वेरीफाई किया जाता है। ये काम, ये प्रोसेस कैसे होती है? फिजिकली बैंक में जाकर आप करा सकते हो, लेकिन अब कोविड-19 के कारण जो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखने के लिए जो कोविड-19 ये केवाईसी की जो प्रोसेस है, इसको वीडियो के द्वारा कंप्लीट किया जा रहा है। ऐसा करने वाला पहला बैंक कौन सा है? आपको उसका नाम बताना है। इसका नाम है कोटक बैंक। कोटक बैंक ने ये अभी वीडियो के द्वारा केवाईसी को शुरू किया, कंप्लीट करना शुरू किया। देखिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक को 2003 में स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके सीईओ द कोटक है, तथा इसका जो टैग लाइन है वो देखिए, लेट्स मनी मेक सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, रिसेंटली फ्लिपकार्ट साइंड विद विच कंपनी आउटलेट। देखिए एक फ्लिपकार्ट ने अभी साइन किया है, किसके साथ? विशाल मेगा मार्ट के साथ। विशाल मेगा मार्ट क्या? ये ऑफलाइन रिटेल स्टोर आउटलेट है। ये क्या करता है कि इनके पास नहीं है, जो ऑफलाइन स्टोर्स रहते हैं तथा काफ़ी शहरों में इसकी एक्सेस है। लोग इन स्टोर में विजिट करते हैं तथा वहाँ से आइटम्स को परचेज कर सकते हैं। लगभग हर वैरायटी के आइटम ही यहाँ पर रहते हैं। लेकिन अभी कोविड-19 के कारण स्टोर्स तो काफ़ी लंबे समय तक खुलने वाले नहीं है, इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया ताकि जो इनके ऑफलाइन जो आइटम्स हैं उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा बेचा जा सके। किसके साथ समझौता किया? विशाल मेगा मार्ट के साथ। अभी फ्लिपकार्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसको किसने स्थापित किया था? सीन एंड बिनी बंसल इन 2007। ये दोनों IIT दिल्ली के स्टूडेंट थे। इन्होंने इसको फ्लिपकार्ट को फाउंडेड किया था। देखिए मेन क्वेश्चन, अभी जो फ्लिपकार्ट है ना, उसमें 60 से ज़्यादा % जो भागीदारी है वो किसकी है? वॉलमार्ट की है। और 10% अल्फ़ाबेट। इन्होंने नहीं है, 2018 मई 2018 में, आज से 2 साल पहले फ्लिपकार्ट में इतने ज़्यादा % शेयर्स को ख़रीदा था। और इसकी जो टोटल कीमत कितनी थी? 70% जो शेयर्स की कीमत थी वो थी लगभग 1,50,00,000 इंडियन रुपीज़, अराउंड 20 बिलियन $। वॉलमार्ट क्या है? वॉलमार्ट देखिए, जैसे अमेजन है, अमेजन USA की एक ऑनलाइन रिटेलर कंपनी है, लेकिन वॉलमार्ट इसके अपोजिट क्या है? इनके ऑफलाइन स्टोर्स रहते हैं, जैसे रिलायंस स्टोर, बिग बाज़ार, विशाल मेगा मार्ट, ऐसे ही वॉलमार्ट के स्टोर रहते हैं। लेकिन वॉलमार्ट ने क्या महसूस किया कि जो आगे आने वाला समय है वो ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये ऑफलाइन ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे। इसलिए इन्होंने ऑनलाइन मार्केट में निवेश करना के सोचा, तथा फ्लिपकार्ट है, इनको सबसे अच्छा ऑप्शन मिला। और इन्होंने, क्योंकि फ्लिपकार्ट इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी थी और हमारे देश में एक बहुत बड़ी ह्यूज मार्केट है, इसलिए इन्होंने फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट करके 60% तक जो स्टेक्स है उसको खरीद लिया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, डूरिंग 73rd सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली WHO रेडी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखिए जब से कोविड-19 फैला है, एक चीज़ पे हमेशा सवाल उठाए जा रहे हैं। पहला तो क्या है कि यह मैन मेड है या नेचुरली है, क्योंकि बहुत से देशों द्वारा यही सवाल उठाए जा रहे हैं कि इसको चाइना ने अपनी लैब में तैयार किया। दूसरा सवाल क्या उठाया जा रहा है कि WHO ने ना चीन पर आंख मूंद कर भरोसा किया, तथा ये WHO तथा चीन की मिलीभगत भी हो सकती है। इसलिए इन दोनों चीज़ों के बारे में बार बार सवाल उठाए जा रहे थे। इसी दबाव में आकर अब WHO ने क्या रिजोल्यूशन को माना, रेडी हो गया वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। किसकी? कि सबसे पहले वो पता करेगा कि इसका ओरिजिन कहाँ है, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, तथा दूसरा जो WHO के एफर्ट है उनकी
जांच की जाएगी कि उन्होंने क्या सही एफर्ट लगाए कोविड-19 को रोकने के लिए, या उन्होंने ढीला ढाला अप्रोच अपनाया। ये जो रिजोल्यूशन है इसको ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन ने फॉरवर्ड किया था, इसको अभी पास कर दिया गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था, हाउ मेनी लैंग्वेजेज हैव बीन इंक्लूडेड इन जैतु भारतम सॉन्ग। देखिए ये क्वेश्चन हमने कल भी डिटेल किया था। एक्चुअली जो लीड रोल में है ना इस सॉन्ग के, वो है लता मंगेशकर जी, तथा इसको नहीं टोटल अब तक 2011 गायकों ने इसको गाया, 211 गायक, तथा अब तक इसमें 16 लैंग्वेजेज को इंक्लूड किया गया है। और जो जैतु भारतम में जो सॉन्ग है उसको जो हमारी सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर प्रोग्राम है उसको सैल्यूट करने के लिए गाया जा रहा है। इसी के साथ हमारा यह वीडियो आज यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।